हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो हम लोग एमपी सेट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे, उसके बीच में कुछ हमने फ्यूल के डिस्कस किए थे। सो अगर आपको फ्यूल के क्वेश्चन देखना है तो आप उससे देख लीजिएगा अलग प्ले लिस्ट पर। और वो फ्यूल एक्चुअल में कई लोग पूछ रहे थे पीवाईक्यू है, वो पीवाईक्यू नहीं है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए। जिस दिन फ्यूल के पीवाईक्यू डालेंगे उस दिन पीवाईक्यू वाली सीरीज़ में ही डालेंगे, उसी वाली प्ले लिस्ट में। सो उनको आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह लीजिए ताकि आपको थ्योरी जो है वो समझ आ जाए। ओके, चलो इसके हम लोगों का 71 तक डिस्कस कर लिया था, उसके आगे के हमें डिस्कस करने थे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। जो हमारे पुराने वाले जो वो थे, लाइफ थी, पास्ट लाइफ, उनका जो सराउंडिंग था, उनका जो पर्यावरण था, उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी पेलियो, मतलब पास्ट, एंड इकोलॉजी मीन्स जो उनका इन्वायरमेंट था। अब ये जो क्वेश्चन है वो ना डिफरेंस करने के लिए पूछा है कि आपको जो पुराने एनिमल्स हैं, जो फॉसिल्स हैं, उनके उनके और उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है विद द एनवायरनमेंट, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है कि नहीं है। सो जो पेरेंटोलॉजी होता है, पेरेंटोलॉजी ये क्या होता है? हम लोगों ने पेरेंटोलॉजी की सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, तो उस पर भी हम लोगों ने देखा। तो पेरेंटोलॉजी क्या था? वो डील किससे कर रहा था? फॉसिल ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, एक्सटेंशन, इन सब चीज़ों से कर रहा था। सो स्टडी ऑफ एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन और ट्राइलोबाइट देखा था, जैसे हमने इस तरीके से उसके टॉपिक होते हैं पेरेंटोलॉजी के। अब जो पेलियो इकोलॉजी, पेलियो इकोलॉजी क्या होती है? सो पेलियो इकोलॉजी स्टडी होती है of the relationship between ancient organism and their environment। तो जो एंशियंट ऑर्गेनिज्म है और उनका जो इन्वायरमेंट है, उनके बीच की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं पेलियो इकोलॉजी। ये क्या बताती है? एंशियंट हैबिटेट्स, क्लाइमेट, वाटर डेप्थ, सैलिनिटी, फूड हैबिट, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को बताते हैं। ओके, सो जो पास्ट ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, इसके लिए कीवर्ड हुआ जो हमारा पेलियो इकोलॉजी है। तो इसका जैसे एग्जांपल होगा कि जो कोरल है, ब्रैकियोपोडा है, बाइवल है, इनकी वजह से हम क्या करते हैं? इन्वायरमेंट देखते हैं कि सैलो मैराइन है, डीप मैराइन इन्वायरमेंट है। ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सो पेलियो इकोलॉजी तो पता ही हो क्या हमें कि स्टडी ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। इंक्लूड करेंगे फॉसिल जो कम्युनिटीज़ हैं, एंशिएंट इकोसिस्टम्स को एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर को रिकन्स्ट्रक्ट करने में मदद मिलती है। पेरेंटोलॉजी ये ब्रॉडर स्टडी होती है फॉसिल्स की और एंशिएंट लाइफ की। इन्वायरमेंट क्या होता है, इसमें मेन फोकस नहीं होता है। नेक्स्ट है जो पेलियो जियोग्राफी। पेलियो जियोग्राफी में क्या होता है? स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। सो स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लैंड, सी, माउंटेन्स एंड और भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो भी जियोलॉजिकल पार्ट्स है, उस पर हमारी जो स्टडी होती है पास्ट लाइफ की हो गया। जैसे लाइफ भी ना जोड़ो तो पास्ट ही जोड़ लो बस पेलियो जियोग्राफी में। तो इसका एग्जांपल होगा पोजीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्रिटेशियस, कैसे मूव किया। पेलियो बॉटनी, पेलियो बॉटनी के इसमें आता है जो हमारा फॉसिल्स है, प्लांट फॉसिल है, जैसे गोंडवाना प्लांट फॉसिल पढ़ते हैं हम, ग्लॉसोप्टेरिस, गैंगोप्टेरिस, तो वो आएगा पेलियोबॉटनी में। अब जो ब्रांचेस है पेलियो पेरेंटोलॉजी की, उनके बारे में थोड़ा और देखें अगर हम, तो एक होती है माइक्रो पेलेंटोलॉजी। माइक्रो पेलेंटोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स। एक होती है इनवर्टिब्रेट पेलेंटोलॉजी। इनवर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल विदाउट बैकबोन्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल या ऐसे फॉसिल्स को स्टडी करना जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं हो। ट्राइलोबाइटा, ब्रैकियोपोडा, कोरल, एमोनाइट, बाइवोलिया, इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन नहीं है, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा इनवर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी है। सेकेंड है हमारा वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी। जो वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी, इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल वर्टिब्रेट्स होते हैं, डायनासोर, मैमल्स, इनकी स्टडी करते हैं। पेलियोबॉटनी हम लोगों ने देख लिया कि स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल होता है।
अब पेलियोकोलॉजी का अगर हम एक बार और रिवाइज करें, सो पेलियोकोलॉजी क्या करता है, हमें वाटर डेप्थ को बताता है, क्या क्या बता सकता है, तो अबाउट वाटर डेप्थ, सैलिनिटी के बारे में बता सकता है, एनर्जी कंडीशन बता सकता है। एनर्जी कंडीशन बताएगा अगर थिक सेल फॉर्म है, कौन से, तो वो बताते हैं हाई एनर्जी एनवायरनमेंट को। और अगर डेलिकेट फॉर्म्स है तो वो बताते हैं लो एनर्जी को, क्योंकि जब डेलिकेट है तो वो कैसे में हुए होंगे, जब एनर्जी कंडीशन लो होगी, वरना अगर हाई एनर्जी कंडीशन होती तो वो तो वैसे ही जब लिविंग फॉर्म में थे तभी ब्रेक डाउन हो जाता उनका। और क्लाइमेट के बारे में भी बताता है ये कैसा है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, क्लॉस ऑफ टेरेस, किस तरीके का है। सो आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which of the following is an example of Saigoron teeth pattern in bivalvia? Okay, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो which of the following is an example of Saigoron teeth pattern in bivalvia? तो जो हमारा साइजोडोंट होता है कितना बाइवाल्विया, जिसको हम बिलेम्बलिब्रैंकिया बोलते हैं, मोलस्का ग्रुप का एनिमल होता है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है डेंटिशन। अब डेंटिशन उसमें 12 टाइप, अप टू 12 फिर 12 to 40 ऐसे ही टाइप के डेंटिशन मिलते हैं, और उनसे हमारा हमेशा एग्ज़ाम आता है, क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सो ये एक तरीके का उनका डेंटिशन का टाइप है। तो साइजोडोंट जो है वो किस में मिलता है, वो मिलता है हमें ट्राइगोनिया में। अब जो होते हैं टीथ वो क्या है, तो किस तरीके से, तो बाइवॉलिया, ऐसे सेल होती हैं, 2 सेल होती हैं इस तरीके से, एक ऐसे और एक इसी के नीचे ऐसे, उनके बीच में जो हिंज एरिया है, हिंज एरिया में डेंटिशन प्रेजेंट होता है। वहाँ पर जहाँ ये दोनों जुड़े हुए हैं, पॉइंटेड एरिया है बीक के पास का, वहाँ हिंज एरिया होता है। अब इसमें क्या है, साइजोडोंट में हिंज टीथ प्रेजेंट होते हैं। हिंज टीथ होते हैं, सॉरी, हिंज टीथ क्या होते हैं अगर हम देखें तो जो हिंज रीजन है बाइवॉलिया का, वो क्या करता है, कंटेन्स करता है टीथ को एंड सॉकेट्स को, जो हेल्प करते हैं अलाइन होने में दोनों वॉल्स को ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओके, तो ये हो गया इनका वर्क। अब जो हिंज का डेंटिशन है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारा क्लासिफिकेशन का। अब हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स देखते हैं जो कि टीथ सिस्टम, जैसे एक होता है टैक्सोडोंट टीथ सिस्टम, जो कि आर्का में प्रेजेंट होता है, आर्का या फिर नुकुला इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, न्यूमरस स्मॉल टीथ, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल टीथ होंगे और सिमिलर टीथ अरेंज होंगे इन रो में। आप लिखो, अरेंज इन रो। ठीक है, अब साइजोडोंट होता है नेक्स्ट, जो कि हमारा ट्राइगोनिया का है। साइजोडोंट में क्या होता है कि लार्ज थिक टीथ होंगे, और जो ग्रुप्स है वो क्या होंगे, करस्पॉन्ड करेंगे रिज को। सो विद ग्रुप्स एंड करस्पॉन्डिंग रिज। इनका जो नेम है साइजो ग्रीक से आया है और उसका नाम क्या होता है, स्प्लिट। सो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल क्या हो गया हमारा, ट्राइगोनिया है। नेक्स्ट हमारा डाइसोडोंट। डाइसोडोंट किसका है, माइटिलस या फिर जो पिन्ना होता है उसके लिए हमारा होता है, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप लोग लिख लीजिए ऐसे ही। एक होता है डाइसोडोंट, इसमें क्या होता है, टीथ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या फिर पुअरली डेवलप होते हैं, टीथ
एब्सेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, माइटलस। होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट के एग्जाम्पल क्या है, वीनस या फिर कार्डियम जैसे होते हैं वो हो गए। उसमें क्या होगा, फ्यू टीथ होंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप के होंगे। जब अलग अलग साइज या शेप में कुछ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। सो आर्का हमारा क्या करता है, टैक्सोडोंट डेंटिसन को पजेस करता है, जिसमें न्यूमरस स्मॉल टीथ होते हैं, सिमिलर साइज के होगा, और ये प्रिमिटिव हिंज टाइप है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन दिया हुआ पेक्टिन। पेक्टिन क्या है, जनरली रिड्यूस करता है हिंज में और लैक करता है सेरिडोन डेंटिसन में। और ये फेमस किस लिए होता है पेक्टिन, तो ये फेमस होता है फॉर द ऑरिकल्स, जो इसमें ईयर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है उसके लिए। ऑरिकल्स के लिए जो ईयर्स प्रेजेंट होते हैं उसके लिए पेक्टिन का जो फॉसिल होता है उस पर ईयर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें कंडीशंस क्या होती है, मोनोमेरियन कंडीशन। ये सारा टर्मिनोलॉजी क्या है ये आपको अगर देखना है तो हम लोग पेरेंटोलॉजी पढ़ रहे हैं ना जो, तो उस पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। ट्राइगोनिया। ट्राइगोनिया हमारा करेक्टरिस्टिक है फॉर द साइजोडोन डेंटिसन। इसमें लार्ज जो स्प्लिट टीथ मिलेंगे, ग्रूव हिंज टीथ मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग सेल ऑर्नामेंटेशन होगा। नेक्स्ट है स्पॉडिलस। स्पॉडिलस क्या है, सीमेंटेड बाइवॉल्व है ये, बाइवॉल्व है। और इरेगुलर हिंज होता है इस पे। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो काफ़ी सारे के हम लोगों ने एग्जांपल देख लिए हैं। अब जो ट्राइगोनिया, इनके अगर हम कुछ कुछ और चीज़ें देखें, तो जो ट्राइगोनिया है वो किसका होता है, मीसोजोइक का इंडेक्स फॉसिल है। मीसोजोइक इंडेक्स फॉसिल है। साइजोडोंट है, स्ट्रॉन्ग रेडियल ऑर्नामेंटेशन है। और जो आर का होता है इस पर टैक्सोडोंट होता है, न्यूमरस स्मॉल टीथ होता है, प्रीवियो जो प्रिमिटिव वाइवल ये है वो है। तो आर्का को आप ऐसे रख सकते हो कि मैनी टीथ। पेक्टिन फ्री स्विमिंग है, मेनोमेरियन है, ऑरिकल्स प्रेजेंट होंगे, स्पॉडिलस है, सीमेंटेड हैबिट है, स्पाइनी सेल है, एंड आइसोडोंट डेंटिसन है। जो हमारे बाइवोलिया होते हैं उनका जो लाइफ हैबिट है वो किस तरीके से होता है, तो ये होते हैं एपिफोनल टाइप, इनफोनल टाइप, बाइसेट अटैच होते हैं बाइसेस की हेल्प से। तो जो एपिफोनल होता है, एपिफोनल का मतलब क्या होता है, यानी सेडिमेंट सरफेस पे लिव कर रहे होंगे, सो लिविंग ऑन सेडिमेंट सरफेस। क्योंकि कई बार क्या होता है इसकी इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सेडिमेंट सरफेस पे एग्जांपल क्या है, ऑयस्टर, पेक्टिन, ये सब इसमें मिले होते हैं। फिर इनफोनल। इनफोनल क्या होता है, बोरोइंग करके रहते हैं, बोरोइंग विद इन सेडिमेंट। एक होते हैं बाइसेट जो कि अटैच होते हैं यूजिंग बाइसिस थ्रेड। एक थ्रेड होता है जिसकी वजह से ये अटैच रहते हैं विद द फिल्म ग्राउंड, ये अटैच रहेंगे। इसका एग्जाम्पल माइटलास, पिन्ना। और एक होता है सीमेंटेड, जिसमें जो एक वॉल होता है वो परमानेंटली अटैच्ड होता है, जैसे ये वाला है सीमेंटेड। तो वन वॉल परमानेंटली अटैच्ड। ओके, बाकी मसल स्कार भी होते हैं इसमें। तो अब जो मसल स्कार एवोल्यूशन है वो सारा कुछ हम लोग जब पढ़ेंगे ये पेरेंटोलॉजी वहाँ पे देखते हैं। ओके, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टेज इन क्रेटेशियस रॉक ऑफ तिरुचिरापल्ली। जो तिरुचिरापल्ली रॉक है उनमें सबसे ओल्डेस्ट सीक्वेंस जो है वो कौन सा मिलेगा। सबसे पहले तो ये फेमस किस लिए है, सीक्वेंस भी अगर आप इसका देखना चाहो तो पहले देख लो। तो इसने क्या पूछा है, जो ओल्डेस्ट है इसमें से वो कौन सा है। इसका जो सीक्वेंस है वो कैसे है, उत्तातूर, इस पे लिख देते हैं। फर्स्ट उत्तातूर, सेकंड है तिरुचिरापल्ली, थर्ड है अरियालूर, फोर्थ है निन्यूर स्टेज। सो उत्तातूर, तिरुचिरापल्ली, अरियालूर, निन्यूर, ऐसा बार बार याद रखते जाइए, करी का रिपीट करेंगे आंख बंद करके, आपको याद हो जाएगा। उत्तातूर, तिरुचिरापल्ली, अरियालूर, निन्यूर।
उत्तरतूर, तिरुचिरापल्ली, अरियालूर, निन्यूर। जो उत्तरतूर है ये क्या है, ओल्डेस्ट है, एंड जो निन्यूर है, निन्यूर मतलब यंगेस्ट है। सो ये हो गया। अब उसके बाद में जो हमारा ये क्रिटेशियस स्ट्रेटिग्राफी, तिरुचिरापल्ली अरियालूर रीजन वाली, तो इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। ये कहाँ पर मिलता है हमको, ये बेसिन मिलता है इन द तमिलनाडु, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेराइन क्रिटेशियस सक्सेशन है। तो ये दिया हुआ है, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, पर ये तमिलनाडु है, और कंटेन करता है क्रिटेशियस मेराइन, इंपॉर्टेंट जो मेराइन फॉसिल है। फेमस किसके लिए, अमोनाइट, बाइवॉलिया, एकोनाइट, कोरल, फोरामिनिफेरा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। सो उत्तरतूर क्या है, ये बेसल है, ओल्डेस्ट यूनिट है, अपर क्रिटेशियस सक्सेशन है। फिर दूसरा ऑप्शन तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली क्या है, ओवरलाई करता है उत्तर स्टेज को। अरियालूर फिर उसके बाद आता है, ठीक है। सो ये हो गया। बाकी देखो कुछ ट्रिक ऐसी बनाई जाती है ना जो बता नहीं सकते हैं, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। हमने थोड़ा अलग किया था, इस नाम से किया था। सो नहीं, अब इसका जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये जो बेसिन है ये फेमस किसके लिए है, मैराइन सेडिमेंट्स के लिए है। मैराइन के साथ में इसमें फॉसिल असेंबलेज भी अच्छा खासा मिलता है, और लाइमस्टोन डिपॉजिट्स मिलते हैं। सो ये एमोनाइट बायोस्ट्रेटिग्राफी के लिए तो वन ऑफ द क्लासिक फॉसिल लोकेलिटीज़ हैं जो इंडिया की, उनमें ये शामिल होता है। इंपॉर्टेंट फॉसिल्स कौन से मिलते हैं हमें, सो इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ पे अमोनाइट्स मिलते हैं, बाइवॉल्व्स के फॉसिल मिलते हैं, जैसे ट्राइगोनिया, एग्लोगायरा, ऑस्ट्रिया, ये सब मिलते हैं। इकोनाइट के हेमिस्टर, सिडारिस, ये सब मिलते हैं। कोरल्स भी मिलते हैं जो कि मैराइन कंडीशंस को बताता है। तो इसका जो डिपोजिशन इन्वायरमेंट है वो कैसा है, सैलो मैराइन इन्वायरमेंट है। और जो यहाँ पर लाइमस्टोन के डिपॉजिट मिलते हैं उसकी वजह से, जो अरियालूर है वहाँ पर वेल नोन सीमेंट, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स की वजह से सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जो कोलाडो है वहाँ पे वो काफ़ी यंग है, कोलाडो के इस पर दिया नहीं है तो उसको छोड़ ही भी सकते हैं हम लोग। अरियालूर ग्रुप है, ये अपर क्रिटेशियस का है। यहाँ पे मेजर क्या है, अरियालूर के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे डायनासोर के एग भी मिले हैं। डायनासोर एग, अच्छा एमपी में डायनासोर के एग कहाँ पे मिले हैं ये आप बताओगे। सो आई होप आपको ये याद हो गया होगा अभी तक। क्या, उत्तरतूर, तिरुचिरापल्ली, अरियालूर, निन्यूर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरियोलिस इफेक्ट। जो कोरियोलिस इफेक्ट है उसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, और उस स्टेटमेंट के बेस पे हमें आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सो स्टेटमेंट देखते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। कोरियोलिस इफेक्ट क्या है, जो अर्थ अपनी रोटेट करती है उसकी वजह से जनरेट होता है। कोरियोलिस इफेक्ट कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ टू फॉलो कर्व पाथ। कोरियोलिस ऑब्जेक्ट की वजह से ही क्या होता है, जो अर्थ पे मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कर्व पाथ को फॉलो करते हैं। कर्व पाथ मतलब ऐसे टेढ़ा वाला। सो कोरियोलिस इफेक्ट क्या है, मच मोर प्रोनाउंस्ड है ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग लॉन्ग डिस्टेंस। जितनी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे मूव कर रहा है उस पर उतना ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कोरियोलिस फोर्स का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3 हमारे सारे ही सही हैं। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट होता क्या है, सो कोरियोलिस इफेक्ट क्या है, ये अपेरेंट फोर्स है जो ऑब्जर्व होता है रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम पे। जैसे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो उसमें, अब जो अर्थ रोटेट करती है वो किस तरीके से करती है, वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ रोटेट करती है। तो अर्थ जब रोटेट करती है तो उसमें में एयर, वाटर और जो भी फ्लूइड ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं एक स्ट्रेट पाथ को। और ये जो अपेरेंट फोर्स लग रहा होता है ऑब्जेक्ट में जो मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, जो मूव कराता है। तो अगर हम एक एक ऑप्शन करके देखें तो
फर्स्ट ऑप्शन है कोरियोलिस इफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, ये ट्रू है। अब जो अर्थ अगर रोटेट ही नहीं करेगी तो वहाँ पे कोई कोरियोलिस इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वही तो फंडामेंटल कॉज है हमारा फॉर द कोरियोलिस फोर्स। नेक्स्ट देखें अगर हम, सो कोरियोलिस इफेक्ट कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ टू फॉलो अ कर्व्ड पाथ, ये ट्रू है। क्योंकि जैसे एग्जांपल देखें हम तो जो हमारी ट्रेड विंड होती हैं वो कर्व्ड पाथ में मूव करती हैं, साइक्लोन्स है वो कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं। तो ये सब शो करते हैं कि जो हमारे अब ट्रेजेक्ट्रीज है कोरियोलिस डिफ्लेक्शन की वजह से वो कैसी है, वो हमारा कर्व्ड है। नेक्स्ट देखिए कोरियोलिस इफेक्ट इज मच मोर प्रोनाउंस्ड ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी सही है। अब जैसे जो इफेक्ट है वो एक्यूमुलेट होता है किसके किसके साथ में, तो टाइम ऑफ मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसकी वजह से नोटिस किया जाता है कि जो एयर मास है, ओशन करंट है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उनमें हमें कोरियोलिस इफेक्ट ज़्यादा मिलता है। बट जो जैसे हमारी क्रिकेट बॉल है, कार जर्नी में है, जो वाटर ड्रेन होता है इनटू सिंक, उन सब में कोरियोलिस इफेक्ट निग्लिजिबल होता है। सो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। अब डायरेक्शन क्या होती है डिफ्लेक्शन की, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट करता है इन राइट डायरेक्शन, राइट ऑफ देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा किस में होगा, नॉर्दर्न में होगा। जैसे साइक्लोन एंड जो रोटेट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, यहाँ पे ट्रेड विंड है वो डिफ्लेक्ट होती है राइट वर्ड, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उस पर क्या होगा, लेफ्ट वर्ड होगा। यहाँ पे साइक्लोन जो लेफ्ट सदर्न हेमिस्फीयर आते हैं वहाँ पे कैसे हो जाते हैं, इसीलिए क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाते हैं। ओशन करंट है वो लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्शन शो करती हैं। तो आपको याद रखना है कि एन मतलब राइट एंड एस मतलब लेफ्ट। अब कोरियोलिस फोर्स होता है उसका फॉर्मूला भी होता है जो कि हम होता है हमारा F इक्वल टू 2m ओमेगा वी साइन फाइव। सो m है मास, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, न्यू वेलोसिटी हो गई, एंड फाइव क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया। ओके, सो जो हमारा कोरियोलिस इफेक्ट है वो मास एंड जो लैटिट्यूड है उस पर डिपेंड करता है। इक्वेटर पे देखें तो इक्वेटर पे कितना होगा, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो इक्वल टू जीरो, इसीलिए इक्वेटर पे हमें कोरियोलिस इफेक्ट नहीं मिलता है। एंड जो साइन 92 की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी वजह से ये हमें जो पोल्स हैं पोल्स पे मैक्सिमम कोरियोलिस इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। इन्फ्लुएंस कैसे करता है, तो मान लो जो ट्रेड विंड है उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर अर्थ रोटेट नहीं कर सकती, अर्थ रोटेट कर नहीं रही होती तो विंड क्या होती, डायरेक्टली नॉर्थ साउथ करती। पर क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट है इसी वजह से क्या है, ऐसे देखते हैं कि हमारी जो ट्रेड विंड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। वेस्टर्लीज हैं, वेस्टर्लीज भी डायरेक्शन को पार्सली जो कोरियोलिस इफेक्ट की है उनको करते हैं। ओशिनिक करेंट्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस होती हैं इसकी वजह से। सो बहुत सारी चीज़ों को हमारा कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट करता है। अब अगर हम और एक बार रिवाइज करें पूरा जितना पढ़ा है, तो कॉज क्या है कोरियोलिस फोर्स का, अर्थ का रोटेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट वर्ड रिफ्लेक्शन शो करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड करेगा, स्ट्रेंथ जीरो होगी इक्वेटर पे, मैक्सिमम होगी पोल्स पे। इंपॉर्टेंट इफेक्ट शो करती हैं ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ओशियन करंट, साइक्लोन और जेट स्ट्रीम। तो कोरियोलिस फोर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, कोरियोलिस फोर्स इज एन अपेरेंट फोर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन एंड डिफ्लेक्ट moving bodies right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere. It is zero at the equator and maximum at the poles. Okay, I hope अभी आपको कोरियोलिस इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस मैग्नीज नोड्यूल्स आर फाउंड, जो एमएन नोड्यूल्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं हमको, तो मैग्नीज नोड्यूल या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स।
जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं ये हमें मिलते कहाँ पे हैं, अबाइसल प्लेन में मिलते हैं। बट ये जो मैग्नीज नोड्यूल्स हैं ये कैसे होते हैं, राउंडेड इर्रेगुलर पोटैटो शेप्ड मिनरल्स होते हैं जो कि हमें ओशन फ्लोर्स पे मिलते हैं। और ये मेनली क्या कंपोज करते हैं, मैग्नीज एंड आयरन Fe। ऑल्सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के मेटल्स भी होते हैं, कोई जैसे निकल भी मिलता है कई बार, कॉपर एंड कोबाल्ट मिलता है। और इतने सारे तरीके के हमें मिलते हैं मेटल्स, इसीलिए हम इसको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बोलते हैं। अब ये क्या होता है, एक्सट्रीमली स्लो होता है इनका प्रेसिपिटेशन बाय सी वाटर, और जो पोर वाटर है। और इनका न्यूक्लियस कैसे होगा, कोई भी फ्रेगमेंट जैसे रॉक फ्रेगमेंट हो सकता है, शार्क टूथ हो सकता है, कोई सेल फ्रेगमेंट है उनकी वजह से। अब ये कहाँ मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं अबाइसल प्लेन में। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा अबाइसल प्लेन का, सो वेरी डीप ओशियन फ्लोर है, जनरली 3000 to 6000 मीटर, लो सेडिमेंटेशन रेट है, ओके। एंड अबाइसल प्लेन कैसे होते हैं, लार्ज फ्लैट एरियाज होते हैं, तो ये कंडीशंस क्या करती हैं, नोड्यूल्स को स्टेबल रखने के लिए और कंटिन्यू ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, यहाँ पे शैलो वाटर होता है, हाई सेडिमेंटेशन होगा, स्ट्रॉन्ग विंड एक्टिविटी होगी, अब जो डीप ओशन बेसिन है तो ये क्या है, टेक्निक हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है, उसके बाद हम लिख जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है अबाइसल प्लेन। देखो डीप ओशन भी हमारा ऑप्शन हो सकता था, कब, जब हमारा अबाइसल प्लेन नहीं होता तो हम डीप ओशन लगाते हैं, बट हमारा अबाइसल प्लेन है इसलिए हम अबाइसल प्लेन लगाते हैं, ओके। जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं इनको ऐसे नाम के बेस पे भी दिया जाता है, जैसे अगर से मैग्नीज है तो मैग्नीज नोड्यूल, आयरन है तो फेरोमैग्नीज नोड्यूल्स, और या फिर जब बहुत सारे हैं तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। तो इसको हम एक बार अगर पूरा देखें तो इसमें क्या हो गया, हमें जो मेजर कंपोनेंट्स है वो मैग्नीज और आयरन मिल रहे हैं, वैल्यूएबल जो मिनरल्स है वो निकल कॉपर कोबाल्ट मिल रहे हैं, ओकेजनली इसमें मॉलिब्डेनम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं कभी कभी। इसके कुछ टाइप भी होते हैं, मोस्ट फेमस जो इसके ऑकरेंस है, एक होता है क्लैरेन क्लिप्टन जोन होता है जो लोकेटेड है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में, कंटेन्स करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। और ये फ्रिक्वेंटली हमारे जो मैरीन जियोलॉजी इकोनॉमिक जियोलॉजी के एग्जाम्स होते हैं उनमें मिलता है, तो इसका हम नाम लिख देते हैं क्लैरियन क्लिप्टन। इंडियन अगर हम देखें तो जो सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन है वहाँ पे हमें मिलते हैं नोड्यूल्स मिलते हैं। अब अबाइसल प्लेन्स में ही क्यों मिलते हैं, तो अबाइसल प्लेन कैसी हैं, लो सेडिमेंटेशन रेट है, स्टेबल कंडीशंस है, यहाँ पे डीप वाटर है एंड डिस्टर्बेंस नहीं है, इसकी वजह से धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि ये जो है नोड्यूल्स हैं वो क्या है, बरीड थोड़ी होते हैं रैपिडली, मतलब ऐसे एकदम से कोई आया जो बाकी है तो मैग्मा आ रहा है एकदम से और वो हो रहा है, इस तरीके से नहीं होते, तो इनको बहुत स्लो कंडीशन चाहिए होती है ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। सो इसलिए ये बनते हैं जा करके अबाइसल प्लेन में, ओके। सो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर, तो इसको हम लोग यहीं पे रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, very best for your examinations।